पॉलिटिकल स्टडीज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के एक नए विचारक के साथ फिर आ चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि राम मनोहर लोहिया, राजा राम मोहन रॉय और महात्मा गांधी। यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम बाल गंगाधर तिलक के ऊपर डिस्कस करते हैं और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उसे इस वीडियो में आज हम पूरा अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहला जो है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी? इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। ये 1880 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। दूसरा इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है इन्होंने दो पत्रिका या अखबार इन्होंने निकाला था। पहला था मराठा और दूसरा जो था वो है केसरी। ये 1881 में इन दो पत्रिका या फिर अखबार आप जो भी समझे, लेकिन मराठा और केसरी ये दो मैगजीन हैं जो बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। इसके अलावा इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। दक्कन सोसाइटी ये कब की थी? ये इन्होंने 1885 में की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1885 में की थी। इसके अलावा इन्होंने जो है दो महत्वपूर्ण महोत्सव का भी शुभारंभ किया था, जिसमें सबसे पहला जो है वो है शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। पहला जो है वो है शिवाजी महोत्सव और दूसरा है गणेश महोत्सव। ये दोनों ही कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा आपको प्रचलित हैं, वहाँ आपको देखने को मिलता है और यहीं पर इन्होंने इसकी शुरुआत भी की थी, शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है ये कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ये 1889 में जो है कांग्रेस में शामिल हुए। कब? 1889। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है इनकी मदद से लखनऊ समझौता हुआ था। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। इनकी जो मदद से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मदद से क्या हुआ? लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916 में। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्ट बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कौन सा है? इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। कब की थी? 1880 में। 1880 में की थी। दूसरा, इन्होंने मराठा और केसरी दो पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। ये कब? ये 1881 में। यानी ये जो दो पत्रिका है ये मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगला जो है इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। ये कब की थी? 1885 में। इसके बाद इन्होंने जो है शिवाजी महोत्सव और गणेश महोत्सव, ये दो त्यौहार कहें इसे या फिर महोत्सव कहें, इन दोनों की शुरुआत की थी। ये किसने की थी? हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और ये दोनों ही कार्यक्रम जो है वो महाराष्ट्र, वर्तमान में मुंबई, यहाँ पर सबसे प्रचलित त्योहारों में से एक है। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो कांग्रेस में कब शामिल हुए? ये 1889 1889 में जो है वो बाल गंगाधर तिलक जो हैं कांग्रेस में शामिल हुए थे।
इसके बाद इनसे संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में हुआ था। और ये बाल गंगाधर तिलक के मदद से ही ये समझौता संभव हो पाया था। तो ये वो तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी फैक्ट को आप कॉपी में लिखें और इसे याद करने का प्रयास करें। हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इनसे संबंधित और कुछ क्या महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसे हम समझते हैं। अब हम यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कौन कौन से इनके महत्वपूर्ण वर्क हैं या फिर इनके लेखन हैं, उसे हम देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण वर्क है इनका, वो है गीता रहस्य। गीता रहस्य, और इसी को कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। क्या चीज़? कर्म योग। कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है। गीता रहस्य और कर्म योग ये दोनों एक ही हैं। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं कि कर्म योग या गीता रहस्य जो है, ये इन्होंने, जब इन्हें मंडल जेल में 6 वर्ष के लिए कैद किया गया था, तो उस जेल में इन्होंने इस गीता रहस्य को या फिर कर्म योग को इन्होंने लिखा था। कहाँ पर? मांडले जेल में 6 वर्ष के लिए जब इन्हें कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और इस कर्मयोग में या फिर गीता रहस्य में इन्होंने 3 चीज़ों पर बल दिया है। सबसे पहला जो है कर्म, उसके बाद योग और उसके बाद कर्तव्य। इन 3 चीज़ों पर इन्होंने बल दिया है, कर्म, योग और कर्तव्य। इसके बाद अगला इनका जो महत्वपूर्ण वर्क है वो है द ओरियन। दी ओरियन, जिसे वेद काल का निर्णय कहा जाता है। वेद काल का निर्णय कहा जाता है। इसके बाद अगला है द आर्केटिक होम इन वेदास। दी आर्केटिक होम इन दी वेदास। इसके बाद अगला इनका है वो है वेदांग ज्योतिष। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है वैदिक क्रोनोलॉजी। वैदिक क्रोनोलॉजी। अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है हिंदुत्व। इन्होंने हिंदुत्व भी लिखा था। अब हिंदुत्व जो है वो मुख्य रूप से वीर सावरकर से संबंधित है, लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदुत्व किसने लिखा और वहाँ पर जो है आपको वीडी सावरकर का नाम विकल्प में नहीं हो, तो ऐसे में आप जो हैं बाल गंगाधर तिलक को टिक कर सकते हैं। ये इनका सही उत्तर होगा। इसके अलावा इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को बहुत सारे पत्र लिखे थे, ये भी पूछा जाता है। श्याम जी कृष्ण वर्मा पत्र लिखे थे, बहुत सारे इन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को पत्र लिखे थे। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं या इनके द्वारा जो भी लेखन किया गया वो है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इनका सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो है गीता रहस्य, जिसे हम कर्मयोग के रूप में जानते हैं। इसे इन्होंने मांडेल जेल में जब इन्हें 6 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा सुनाई गई थी, तब उस जेल में इन्होंने इसको लिखा था, इस किताब को उन्होंने जो है वो लिखा था, जिसमें इन्होंने कर्म, योग और कर्तव्य 3 चीज़ों पर बल दिया है। ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद द ओरियन, जिसे वेद काल का निर्णय कहा जाता है, ये इनका महत्वपूर्ण लेखन है। उसके बाद द आर्केटिक होम इन दी वेदास, ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। उसके बाद
वेदांग ज्योतिष ये भी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। उसके बाद वैदिक क्रोनोलॉजी ये भी तिलक द्वारा लिखा गया। इसके बाद हिंदुत्व को बेसिकली जो है वीडी सावरकर से जोड़ा जाता है और उन्होंने ही इस पर सबसे ज़्यादा काम दिया है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको जो है वीडी सावरकर नहीं मिलता है तो ऐसे में आप बाल गंगाधर तिलक को लगाएं, क्योंकि इन्होंने भी हिंदुत्व पर काम किया है और हिंदुत्व से संबंधित उन्होंने लिखा है। उसके बाद इन्होंने जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा को बहुत सारे पत्र लिखे थे, तो ये कार्य भी इनका महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव था। तो सबसे पहला जो प्रभाव था वो जे.एस. मिल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी द्वारा जो स्वतंत्रता ऑन लिबर्टी लिखी गई है उससे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किससे? जे.एस. मिल से। इनके द्वारा जो स्वतंत्रता संबंधी जो इनके विचार थे, और जे.एस. मिल ने किस किताब में इसको लिखा है? उनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑन लिबर्टी। ये इनकी फेमस किताब है जे.एस. मिल की, और इसमें इन्होंने जो स्वतंत्रता संबंधित विचार दिए हैं उससे हमारे बाल गंगाधर तिलक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके बाद बेंथम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उन्होंने जो सिद्धांत दिया था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसकी इन्होंने कड़ी आलोचना की थी। बेंथम ने जो विचार दिया था अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित, इसको इन्होंने चुनौती दी और इसके बजाय इन्होंने जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय ये विचार उन्होंने दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, इस विचार को बाल गंगाधर तिलक ने चुनौती दी थी और इसके बदले इन्होंने जो विचार दिया वो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये जो विचार है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। इसके अलावा जो हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं इसके अलावा बाल गंगाधर जो तिलक हैं वो मैजनी, बर्क, मिल और विल्सन इनसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने राष्ट्रवाद का विचार दिया। मैजनी, बर्क, ये एडमंड बर्क हैं, दूसरा मिल अभी हमने देखा, और विल्सन। इनसे ये काफ़ी प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने जो है वो राष्ट्रवाद का विचार दिया। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए जो है मददगार साबित होगी। सबसे पहला जो है वो है बाल गंगाधर तिलक किससे सबसे अधिक प्रभावित थे, तो वो है जे.एस. मिल। जे.एस. मिल का जो विचार था स्वतंत्रता संबंधी उससे ये बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। उसके बाद बेंथम आते हैं, बेंथम के विचार से ये प्रभावित थे लेकिन उन्होंने उनके द्वारा जो विचार दिया उसको इन्होंने चुनौती दी और उनका जो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख था उसको रिप्लेस करते हुए इन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय शब्द को जन्म दिया। इसके बाद ये जो है राष्ट्रवाद संबंधी विचारों से मैजनी, एडमंड बर्क, मिल और विल्सन इससे प्रभावित थे और इनका जो राष्ट्रवाद संबंधी विचार है वो कहीं ना कहीं इनके विचारों से प्रभावित है। अब हम यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए या फिर इन्हें हम सिद्धांतों की कैटेगरी में रख सकते हैं या जो इन्होंने विचार दिए जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका जो राष्ट्रवाद का विचार है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है वो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
इन्होंने जो विचार दिया वो राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि इन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। सबसे पहला शिवाजी, पहले भी हमने डिस्कस किया अभी, शिवाजी और गणेश। इन दो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके इन्होंने जो है राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का प्रयास किया। दूसरा, इनका जो राष्ट्रवाद है वो है आर्थिक राष्ट्रवाद। ये जो है वो नौरोजी के ड्रायन थ्योरी से प्रभावित है। ड्रायन थ्योरी, अब ये ड्रायन थ्योरी किसने दी थी? वो थी नौरोजी ने। तीसरा जो संबंधित है महत्वपूर्ण, वो स्वराज से संबंधित है। सबसे पहले जो स्वराज है इसे परिभाषित करने का श्रेय मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। अब स्वराज की बात आई है तो स्वराज के बारे में मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि स्वराज जो है इसे सबसे पहले 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी, जो हमारे ये दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द की उत्पत्ति की, या फिर इस शब्द को इन्होंने गढ़ा। इस शब्द को इन्होंने जो है प्रयोग किया, या फिर इस शब्द का इन्होंने उत्पत्ति की, ऐसे आप समझ जाइए। अब जो है स्वराज तिलक से कैसे संबंधित है और कैसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले जो तिलक हैं हमारे, उन्होंने ही स्वराज के 4 प्रमुख अवयव बताएं या आयाम बताएं या विशेषताएं कहें इसे, तिलक ने ही इसे सबसे पहले परिभाषित किया। 4 अवयव कौन कौन सी? सबसे पहला इनका कहना है स्वराज जो है वो कैसा होगा उसको इन्होंने परिभाषित किया। सबसे पहला उन्हें बताया कि शासक एवं शासित एक ही देश धर्म प्रजाति के होने चाहिए। कौन? शासक एवं शासित एक ही देश धर्म और प्रजाति के होने चाहिए, उसी देश में जो है स्वराज स्थापित हो सकता है। दूसरा इन्होंने बताया कि वहां पर विधि का शासन हो, विधि का शासन हो। तीसरा इन्होंने बताया कि सरकार आम जनता की भलाई वाली हो, सरकार आम जनता की भलाई वाली हो। अगला इन्होंने जो बताया, अगला जो है वो उन्होंने बताया कि ये जो सरकार है वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी हो और उनके द्वारा ही चुनी गई हो, जनता द्वारा चुनी गई और जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी। ये मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो स्वराज से संबंधित है। किसके अनुसार? हमारे तिलक के अनुसार। और ये सबसे पहली विशेषताएं हैं स्वराज की, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत की थी। सबसे पहली विशेषता क्या थी? वो थी कि शासक एवं शासित एक ही देश धर्म और प्रजाति के होने चाहिए। दूसरा,
उस देश में या राज्य में या समाज में विधि का शासन हो। तीसरा, वहाँ की जो सरकार है वो आम जनता की भलाई वाली होनी चाहिए। और अंतिम जो है वो है वहाँ की जो सरकार है उसका चुनाव वहाँ की जनता द्वारा किया गया हो और जो वहाँ की सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो। वहीं पर स्वराज की स्थापना हो सकती है। उसी देश या समाज या राज्य को जो है स्वराज माना जाएगा जहाँ पर ये विशेषताएं होंगी।